रैखिक संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार अभी हम लोग पढ़े हैं कि वेग संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। पी बराबर अपने संवेग को अगर पी से मोमेंटम को पी से प्रदर्शित करते हैं तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू वी। अगर वेक्टर फॉर्म लिखे हैं वेक्टर तो वेक्टर ग्रुप हमारा ऐसे हो जाएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और संवेग संरक्षण के नियमानुसार टकराने के पहले का कुल संवेग टकराने के बाद के कुल संवेग के बराबर होता है। मान लिया ये दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 और दूसरे का m2 है। तो इनकी प्रारंभिक वेग है वो u1 है और इसकी u2 है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही हैं और विपरीत दिशा में आई आमने सामने आ रही हैं। जैसे आमने सामने आई दोनों में टक्कर हुआ। आज जब टक्कर हुआ, ये यहाँ पे टक्कर हमने कोलिजन को दिखाया है। टक्कर के बाद अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लीजिए अब जो होगा क्या, जब टकराएंगे तो उनमें किसी एक का वेग परिवर्तित हो जाएगा और जब एक का वेग होगा तो दूसरे का भी परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है टकराने के बाद दोनों का वेग में क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और परिवर्तन होकर मान लीजिए कि जो पहला द्रव्यमान का है यानी पहला द्रव्यमान है यानी पहला पिंड है उसका द्रव्यमान अगर v1 हो जाता है और दूसरे का द्रव्यमान v2 हो जा रहा है, दोनों के एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पे भी एक संवेग होगा p बराबर एम इन m1 u1। यहाँ पे भी एक संवेग होगा p। अगर हम इसको p1 माने तो p1 बराबर हो जाएगा m1 u1। और अगर यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं p1 बराबर m1 u1। अगर यहाँ पे हम p2 मान लें तो p2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग m2 u2। ऐसे ही ये टकराए कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद यहाँ पे भी एक द्रव्यमान है और वेग है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे जो होगा p3 और ये p3 किसके बराबर होगा, मान लीजिए m1 और v1 के। फिर यहाँ पे भी द्रव्यमान है और वेग है तो यहाँ पे भी एक संवेग होगा और उस संवेग ये बताएगा कि उसको हमने p4 मान लिया तो वो हो जाएगा m2 v2। अगर टोटल संवेग की बात करें तो संवेग संरक्षण का नियम यही बताता है कि जो p1 प्लस p2 होगा वो p3 प्लस p4 के बराबर होगा। और अगर p1 p2 और p3 p4 के मान रखें हम तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 यानी टकराने के पहले का संवेग कुल संवेग बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 यानी p3 p4 यानी टकराने के बाद का कुल संवेग दोनों क्या है, आपस में बराबर है। और यही क्या बताता है हमें, संवेग संरक्षण का नियम। अगर हम इस पे ये जो कोलिजन हो रहा है अगर इस पे कोई बाह्य बल न लगे तो हम जानते हैं कि न्यूटन के नियमानुसार हम जानते हैं कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बाह्य बल के बराबर होती है। तो अगर हम लिखें कि न्यूटन सेकेंड लॉ से डी डी टी ऑफ पी, और अगर ये यहाँ पे बाह्य बल, यहाँ पे कोई भी बाह्य बल इन कोलिजन में या फिर यहाँ कोई भी इन किन्हीं पिंडों पर कोई बाह्य बल न लगे तो यह का मान कितना हो जाएगा, बाह्य बल नहीं है यानी एब्सेंस है, तो उस स्थिति में यह बराबर 0 हो जाएगा। और उस स्थिति में डी डी टी ऑफ पी या डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 0। और जब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करेंगे पी के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, पी बराबर कांस्टेंट। मतलब कि अगर इन पे बाह्य बल अनुपस्थित हो, ये कोलिजन जो हो रहा है संवेग के, तो संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होती है, बाह्य बल के बराबर होती है। और बाह्य बल अगर अनुपस्थित हो तो संवेग क्या होता है, नियत होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण के बहुत सारे नियम अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि न्यूटन का दूसरा तथा तीसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। साइकिल का चलाना, हम पॉडल को क्या करते हैं, पीछे दबाते हैं, साइकिल क्या करती है, आगे की तरफ जाती है, वो भी संवेग संरक्षण पे ही आधारित है। जो स्विमिंग होती है, जो स्विमर होता है क्या करता है, पानी को पीछे पीछे ढकेलता है और पानी उसको आगे की तरफ धक्का देती है। ये भी क्या है, संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। कैरम, हम लोग कैरम में जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर को हम आगे की तरफ मारते हैं और वो अपने साथ गोटी को लेके जाता है, बाकी जो गोटियाँ होती हैं उनको आगे लेके जाता है। वो भी किस पे आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिल जाएंगे जो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। अभी हमने देखा कि रेखीय गति में अगर कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है
और उस पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित होता है। तो ठीक वैसे ही अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, या फिर घूर्णन गति कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, और अगर उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो संरक्षित होता है। यहाँ पे एक चीज़ आ गई, कोणीय संवेग किसे कहते हैं। और कोणीय संवेग को जानने से पहले हम जाने कि बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण को जानने के लिए, बल आघूर्ण को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी एक सदिश राशि है। और जो बल आघूर्ण होता है फोर्स इंटू बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी होती है, उसी को बल तथा बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी होती है उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पे अगर कोणीय संवेग संरक्षण को परिभाषित करें तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति या घूर्णन गति कर रही है और उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित हो तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। लिखा है टाउ इक्वल टू डी ऑफ जे, और यही क्या है हमारा कोणीय संवेग। किसी बुक में इसको एल से भी प्रदर्शित करते हैं, फिलहाल आप इसको जे से रिप्रेजेंट, हम यहाँ पे जे से रिप्रेजेंट किए हैं, किसी बुक में इसको एल से भी मिल जाएगा रिप्रेजेंट करना। ये मान लीजिए कोई घूर्णन गति है, ये अक्ष है और इसी के अलांग क्या कर रही है, ये हमारा अक्ष है और इसी के अलांग क्या कर रही है, कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है और इस प्रकार कर रही है कि उस पर जो बाह्य बल आघूर्ण है वो कितना है, शून्य हो, यानी अनुपस्थित है, बाह्य बल आघूर्ण अनुपस्थित है। तो उस स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ जे बराबर 0, क्योंकि बाह्य बल आघूर्ण क्या हो गया, शून्य हो गया, 0 हो गया। और जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो जब टी के रेस्पेक्ट में 0 का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा वेक्टर जे बराबर नियतांक, यानी जो कोणीय संवेग क्या है संरक्षित है। और यही क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसके उदाहरण बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें हमारा पहला जो एग्जाम्पल हो जाएगा, केपलर का ग्रहों संबंधी जो नियम है या फिर दूसरा जो नियम है केपलर का द्वितीय नियम, वो इसी पे आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। और जो उसका दूसरा नियम था केपलर का, वो यह इस प्रकार से है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। वहाँ पे अगर हम इसको देखें और वहाँ से हमको ये पता चलता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से जो मिलाने वाली रेखा होती है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। और उसी को हम क्या कहते हैं कि जो ग्रहों का जो क्षेत्रीय चाल होता है वो नियत होता है। वो भी हमारा कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जानते हैं कि नाभिक के बाहर क्या करते हैं, नाभिक, ये मान लीजिए हमारा नाभिक हो गया, तो नाभिक एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने से इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है। और जो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चक्कर लगाता है वहाँ पे भी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। वृत्तीय गति में बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को देख सकते हैं। अगला जो है हमारा आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है। ये बताता है कि न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। पहले आवेश, इसके बारे में हमको सेकेंड ईयर में 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, एक यूनिट ही पढ़ना है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आवेश संरक्षित होता कैसे है। तो हम वहाँ पे हम जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे जानेंगे बहुत डीपली में इसको, कि जब हम क्या करते हैं, खास करके वस्तु को रगड़ते हैं आपस में। जैसे खास करके आपने देखा होगा कि आप जब कंघी करते हैं अपने बालों में, और बालों में कंघी करने के तुरंत बाद अगर आप छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को या फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है कंघ के अंदर थोड़ी देर के लिए आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। और उस जो हमारा कंघी होता है उसको आवेशित वस्तु कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें दूसरे पहले वाले वस्तु पे आ जाएंगे, या पहले वाले वस्तु से दूसरे वाले वस्तु पे चले जाएंगे। मतलब कुछ आवेश एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो
होता क्या है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो जब निकल के यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है और जहाँ पे पहुँचते हैं वहाँ पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो यही हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो ये बताता है कि न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है। में हमने लिखा है, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से एक वस्तु जितना धनावेशित होती है दूसरी वस्तु उतना ही ऋणावेशित हो जाती है। या फिर कह दें कि पहली वस्तु जितना धनावेश उस पर उत्पन्न हुआ उतना ही दूसरे वस्तु जिससे रगड़ा गया उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अगर पहली वस्तु ऋणावेशित तो दूसरी वस्तु धनावेशित, या दूसरी वस्तु अगर ऋणावेशित तो पहली वस्तु धनावेशित। मतलब बराबर मात्रा में दोनों पे क्या होता है, आवेश, परंतु विपरीत प्रकार के नेचर के उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य ही होता है। जैसे कि मान लें कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे हैं और इन दोनों, ये दो कोई वस्तुएं हैं, दोनों को आपस में हम रगड़ रहे हैं और सपोज कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे ऋण 10 आवेश हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए या 10 कूलाम का आवेश अगर यहाँ से यहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है, 10 कूलाम तो बहुत बड़ी मात्रा हो गई, 10 कूलाम का आवेश अगर यहाँ से यहाँ पे स्थानांतरित हो रहा है तो यहाँ पे जो होगा ऋण 10 कूलाम होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, प्लस 10 कूलाम का आवेश उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से अगर दोनों आवेशों को हम जोड़ें तो प्लस 10 माइनस 10 टोटल जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या है, आवेश संरक्षण का नियम।